ये 7 किलोमीटर लंबा है, तो इस फोर्ट के एंड में लगाया 80 मन बारूद। ये सेकंड गेट कहलाता है भेरू पोल, यहाँ लगाया 120 मन बारूद। जस्ट मंदिर के पास में मीराबाई पूजा किया करते थे अपने इष्ट गिरधर गोपाल श्री कृष्णा की, अपने महल के पास में, अपने महल के ही पास में। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये बोलते हैं गड़िया देवरा। यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, जिसकी कीमत थी 9 लाख रुपए की। यहाँ पर जी, इतिहास में ऐसी कंट्रोवर्सी है, तजुके अकबरी नामा में ये लिखा गया अबुल फजल के द्वारा कि बादशाह अकबर ने इसे जीत लिया तो यादगिरी के तौर पर कुछ चीज अपने साथ ले जाना है। लेकिन लोकल इतिहास कहते हैं कि जिससे जो चीज पसंद आई वो एक तरह से प्लंडर ही हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शानजर और आज मैं हूँ भारत के नहीं एशिया के सबसे बड़े फोर्ट पर, और मैं हूँ चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को आज मैं दिखाने वाला हूँ। और ये जो फोर्ट है एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, तो इसीलिए इसको घूमने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने लिया है सर को लिया है। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम अखिलेश कुमार टेलर था। अखिलेश कुमार टेलर सर हैं, ये ऑफिशियल गाइड है यहाँ पर, गवर्नमेंट गाइड। तो आज ये हमें पूरा इस फोर्ट को गाइड करेंगे, इस फोर्ट को घुमाएंगे, हमें भी घुमाएंगे और आपको भी घुमाएंगे। तो चलिए इनके साथ घूमते हैं और इस फोर्ट की डिटेल पता कर। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट फोर्ट कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, लेकिन यहाँ 6 मुख्य बातें देखने के लिए मिलती है। मातृभक्ति, पितृभक्ति, सतीत्व जो लेडीज का हस्बैंड के समक्ष रहा है, दान भक्ति, और सबसे बड़ी कृष्ण की फॉलोअर रही है मीराबाई, वो कृष्णा भक्ति भी देखने के लिए मिलती है। तो पितृभक्ति भी देखने के लिए यहाँ मिलती है। मातृभक्ति और पितृभक्ति दोनों हैं। इस फोर्ट की हाइट जमीन के लेवल से 580 फीट की हाइट पे है, और जमीन के लेवल से 580 फीट की हाइट देखी जा सकती है। ये एक ही पठार है। कहीं कहीं इतिहास में कंट्रोवर्सी है कि अरावली की पहाड़ी वो ना हो, जबकि अरावली अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो ट्रायंगल नुमा होती है। ये पूरा पठार है, 7 किलोमीटर लंबा है, कहीं कहीं 2 किलोमीटर, कहीं कहीं 1.5 किलोमीटर ब्रॉड है। इस 700 एकड़ में फैले हुए फोर्ट में इसकी फाउंडेशन जो रखी थी 7वीं शताब्दी में मौर्य वंशियों ने रखी थी, चित्रांगदा मौर्य ने। उस समय इस फोर्ट का रियल नेम था चित्रकूट, जो माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है और चित्रांगदा मौर्य के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी तक लगभग यहाँ उनका अंतिम राजा था मानमल मौर्य। 9वीं शताब्दी में एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ गुजरात के अंदर, ईडर विलेज है, उनका नाम था बाप्पा रावल, जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हमला किया था अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम और उसके बेटे जुनैद के द्वारा। इतिहास में कहा जाता है कि आम प्रजा पर काफी जुल्म ढाया गया। कुछ परिवार अपनी अस्मिता बचाते हुए यहाँ आए। जब सारा वृतांत यहाँ सुनाया तो बाप्पा रावल ने विशाल सेना का गठन किया और जितने अरब आक्रमणकारी थे सभी को हराते हुए गए। कुछ व्यक्ति डर की वजह से अपनी बेटियों की शादी उनके साथ करा दी थी। तो इतिहास में उनके बारे में ऐसा लिखा गया कि उनके 30 रानियां थी और 103 उनकी संतान थी। आज भी रावलपिंडी बाप्पा रावल के नाम से बसा हुआ है। उन्हें 9वीं शताब्दी में इस मेवाड़ की टेरिटरी ईरान, इराक, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो राजाधिराज चक्रवर्ती हिंदुआसुरी की उपाधि से यहाँ विभूषित रहे। फिर 16वीं सेंचुरी तक इस फोर्ट पर जिसने राज्य किया ये सभी सूर्यवंशियों से बिलोंग करने वाले राणा ही थे। अब ये फोर्ट 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस परिसर में आपको 8-10 राजमहल देखने के लिए मिलेंगे। 113 विशाल मंदिर बनाए गए थे। बारिश के दिनों में इस पहाड़ी के ऊपर 84 वाटर टैंक्स देखे जा सकते हैं, छोटे बड़े सभी मिलाकर। पानी की महत्वता मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा शहर 2 रिवर से डिवाइड है। एक नदी उदयपुर से आती, बेड़च नदी कहलाती है, और दूसरी मध्य प्रदेश से आने वाली गंभीर नदी, जिसके ऊपर एक ब्रिज दिखाई देगा आपको। गौड़ गिप्टे की इतना पानी यहाँ देखने के लिए मिलता है। इस फोर्ट पर कहीं उतार चढ़ाव इस फोर्ट ने देखे हैं, अनगिनत हमले हुए हैं, लेकिन मुख्य हमले जो 4 महीने से अबव चलने वाले थे, यहाँ के व्यक्तियों ने वर्णन किया कि इसमें खिलजी, तुर्की, अरबीज, मुगल सभी इंक्लूड रहे। लेकिन 3 हमले ही इस फोर्ट के लिए दुर्भाग्यवश रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले राजा, प्रजा सब कुछ समाप्त हो चुका था। जीतने वालों में प्रथम हमला था 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने जीत लिया। सर्वप्रथम हमला किया था 1298-99 में गुजरात में, वहाँ राजा थे करण सिंह वाघेला। सेकंड हमला किया रणथंभौर, अगर आपने देखा हो या नाम सुना हो, वहाँ माताओं बहनों ने जल जोहर किया। और यहाँ रानी पद्मिनी ने अन्य 16,000 माताओं बहनों की अस्मिता बचाने के लिए अग्नि स्नान किया, जिसे हम जौहर के नाम से जानते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर 1535 में यहाँ कोई पावरफुल राजा नहीं थे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। शायद आपने फर्स्ट गेट क्रॉस किया, उसे पाटन पोल कहते हैं, वो अपभ्रंश नाम है, उसका रियल नेम है पाटन पोल। जब गुजरात के सुल्तान यहाँ रहते थे तो इस डायरेक्शन में गुजरात है, तो उन्होंने पाटन दिशा में अपना गेट बनवाया, तो पाटन पोल नाम रखा गया। आज भी वहाँ सेकंड युद्ध के दौरान जो मुख्य सेनाध्यक्ष थे रावत बाग सिंह हैं जी, उनका स्थान वहाँ बना हुआ है। 8 महीने युद्ध चला, लेकिन युद्ध में केसरिया झंडा झुक गया। तो फिर महाराणा प्रताप की दादी कर्णावती ने एक और बीड़ा उठाया अन्य माताओं बहनों की अस्मिता बचाने हेतु,
13,000 माताओं बहनों के साथ सेकंड जोर किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनल थर्ड अटैक यहाँ अकबर के द्वारा किया गया। हालांकि अकबर इस मेवाड़ की छोटी सी भूमि को नहीं लेना चाहता था, लेकिन अन्य राजाओं के द्वारा कहे जाने के दौरान उन्होंने यहाँ काफी बड़ी विशाल सेना के साथ इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि यहाँ केवल 8,000 की सेना थी और अकबर के पास 10 गुना ज्यादा 80,000 की सेना थी। इससे फोर्ट को जीतने में असक्षम सा लग रहा था, तो उन्होंने खुदा से डिमांड की कि अगर मैं इसे जीत जाऊंगा तो अजमेर शरीफ दरगाह तक पैदल जाऊंगा। सो जीतने के बाद अब किस प्रकार जीता वो मैं आपको वर्णन सा बताता हूँ कि ये 7 किलोमीटर लंबा है। तो इस फोर्ट के एंड में लगाया 80 मन बारूद। ये सेकंड गेट कहलाता है फेरूपोल। यहाँ लगाया 120 मन बारूद। एक मन में 40 किलो होता है। जहाँ 80 मन बारूद लगाया वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन 120 वाला ब्लास्ट नहीं होने की वजह से कई सौ शत्रु सेना के व्यक्ति पास में आके देखने लगे। और जब वो अचानक ब्लास्ट हुआ, अब इसका वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका वर्णन करता अकबर का एक परम मित्र अबुल फजल। वो ये कहता जब अचानक ब्लास्ट हुआ तो हमारे कई सौ सैनिक गायब थे, किसी का हाथ नाक कान पैर नहीं मिला, लेकिन धूल का गुब्बार उड़ते हुए हमने देखा। दीवारें टूट गई थी। हमने फिर बादशाह अकबर को काफी शौक लगा, तो उन्होंने कई सौ हाथियों को मध पिला के अंदर प्रवेश करा दिया। तो यहाँ के व्यक्ति 2 दिन 1 रात लगातार युद्ध करते रहे। 8,000 की सेना की बारे में बहादुरी के बारे में अबुल फजल ये कहता है, यहाँ का एक एक बंदा कई हाथियों को काट रहा था, 30 शत्रु सेना को घायल कर रहा था, 15 को मार रहा था, तब जाके एक व्यक्ति यहाँ का शहीद हो रहा था। तो 8,000 की सेना ने 48,000 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। अबुल फजल ये कहता जब हम सेकंड डे अंदर पहुंचे, यहाँ इस एरिया में प्रजा रहती थी। जब व्यक्ति भगवान का नाम लेते ब्रह्म मुहूर्त में, हमने इनको मारना स्टार्ट किया। दिन के 4 बजे तक सबको समाप्त कर दिया। इनकी संख्या थी 30,000 की। आज भी ये व्यक्ति यहाँ के व्यक्ति जलने वाली होली के 13वें दिन तेरस मनाते हैं और लाल कलर में होली खेलते हैं, उस दुख को याद करने निमित्त मात्र तक। और उसके 2 दिन पहले जो जोर हुआ था, जहाँ मिलिट्री की माताओं बहनों ने जोर किया था, 900 माताओं ने, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक तो इसे कहते हैं 9 लखा भंडार, जहाँ 9 लाख रुपए इन दैट टाइम गोल्ड कॉइन्स, सोने चांदी के सिक्के यहाँ रखे जाते थे। दूसरा राणाओं के लिए इम्पोर्टेंसी थी तो माताओं बहनों बेटियों की, वो भी फोर्ट का रेड साइड में बसा हुआ राजमहल। अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ सारी गतिविधि वहाँ बताऊंगा, आइए चलिए। तो सभी राजा सूर्यवंशी थे, वहां बैठकर सूर्य की पूजा करते थे। उसे सूरज गोखरा कहते हैं, झरोका कहते हैं। लेकिन जब कभी ओरिजिनल सूरज नहीं निकलता बादल की ओट में छुपने की वजह से, तो लगभग वहां 52 किलो का गोल्ड सनफेस रखा जाता था, उसकी पूजा होती थी, जिसे आप वर्तमान में उदयपुर सिटी पैलेस में देखा जा सकते हैं। देखा है, मैं वहाँ से आया हूँ जी, घूम के आया हूँ। सूर्य की पूजा के बाद ये स्थल है जहाँ 7 घोड़े प्रमुख बांधे जाते थे, इनकी वर्शिप होती थी। और पूजा के दरमियान यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता, जिसकी कीमत थी 9 लाख रुपए की। यहाँ पर जी, इतिहास में ऐसी कंट्रोवर्सी है, तजुके अकबरी नामा में ये लिखा गया अबुल फजल के द्वारा कि बादशाह अकबर ने इसे जीत लिया तो यादगिरी के तौर पर कुछ चीज अपने साथ ले जाना है। लेकिन लोकल इतिहास कहते हैं कि जिससे जो चीज पसंद आई वो एक तरह से प्लंडर ही हुआ। तो एक तो इस महल का मुख्य द्वार में दिखाऊंगा, जहाँ बड़ी पोल बोलते हैं, सोने के गेट, और एक ये सूर्यवंशी एक और अपना कार्य बड़ी बेखूबी से करते थे, न्याय प्रणाली, बिना अन्न और जल लिए वर्शिप देन जजमेंट। मैं आपको ओपन कोर्ट दिखाता हूँ, आइए। सूर्यवंशी सूर्य पूजा करने के बाद डायरेक्ट जजमेंट किया करते थे। ये जो 2 बालकनी आप देख रहे हैं, एक में राजा एक में रानी बैठा करते थे। ये जो 2 टेरेस आप देख रहे हैं, स्पेशल मिनिस्टर्स जिसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता है, नीचे लोकल मिनिस्टर्स दीवाने आम, और ग्राउंड में आम प्रजा। कोई भी जनरल मीटिंग हो, जजमेंट हो, तो यहीं से कोल मीटिंग किया करते थे। जैसा कि मैंने आपको उस महल के अंदर से दिखाया था कि राणा लोग सूर्य की पूजा करने के बाद डायरेक्ट वो जजमेंट किया करते थे। तो रानी सा खुद भी उनके विचारों से अभिभूत होकर उनके फैसले सुना करते थे। ये दोनों बालकनी में राजा रानी होते थे, वो वाला टेरेस और ये वाले टेरेस में स्पेशल मिनिस्टर्स बैठा करते थे, और यहाँ लोकल जिसे दीवाने आम बोलते हैं वो बैठा करते थे मिनिस्टर्स। फिर ग्राउंड में पब्लिक भी उन्हें सुना करती थी कि फैसले एट द स्पॉट होते हैं, जहाँ न कोई वकील मुनीम होता है न कुछ। ये स्पेशल कोर्ट, ये कोर्ट है इस टाइम का, मतलब कि यहाँ का कोर्ट। अभी जो हम देख रहे थे वहाँ से देख रहे थे जी, थोड़ी देर पहले इस वाले बालकनी से, इस बालकनी से ऊपर से देख रहे थे। अब आ गए हम नीचे आ गए। तो ये एक तरह से कोर्ट है ना। यहाँ पे सुनवाई होती थी सारी सुनवाई, और कोई भी परेशानी होती थी जनता यहीं से गुहार लगाती थी अपने राजा को जी। ओके, इन्हें कहते हैं प्रिंस पैलेस, कुंवर पदा के महल। जब राजकुमार छोटे होते तो उनकी नर्सेज वहाँ केयर किया करती थी। ये वाला पार्टीशन देख रहे हैं राजाओं के रहने के लिए मर्दाना पार्ट कहलाता है, और वो वाला पार्टीशन देख रहे हैं रानियों के रहने के लिए जनाना पार्ट कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा की कई रानियां थी, तो माइंड मत करना, उन्हें शौक नहीं था, लेकिन इतिहास में उनका जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि कहीं पर भी उन्हें युद्ध के समय सेना की आवश्यकता होती तो पास के जागीरदार से सेना मांगने के लिए जाते थे। तो वहाँ का जागीरदार ये कहता था
देखिए 99.9% आप हम जीत जाएंगे। सपोज 0.1% में हार गए तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि मेरी एक बेटी है, आप उनसे शादी कर लीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। फिर तो शहीद भी हो गया तो मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में उन्हें शादियां करनी पड़ती थी। पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी आज पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज का समय ऐसा, एक रानी ही 100 के बराबर होती है। ये महल 2 दीवारों से डिवाइड है। आपके राइट हैंड साइड में जो पार्टीशन देख रहे हैं, ये जनाना पार्ट है रानियों के रहने के लिए। ये 3 स्टोरी ऊपर और 2 स्टोरी नीचे भी देख सकते हैं। हर जगह बालकनी आपको दिखाई देगी रानियों के बैठने के लिए। और लेफ्ट हैंड साइड किंग्स के रहने के लिए मर्दाना पार्ट कहलाता है। ये आइए वाला पार्ट मर्दाना, ये जनाना। जी, ये राजाओं के रहने के लिए था। यहाँ लास्ट राजा थे महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह हैं जी। और मैं आपको जनाना पार्ट में दिखाता हूँ। एक बहुत ही ग्रेट सेक्रीफाइस वाला इतिहास यहाँ देखने के लिए मिलता है। पूरे विश्व में एक सिंगल एग्जाम्पल है, दात्री पन्नादाय का बलिदान या चंदन का बलिदान के नाम से जाना जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली रूम भी दिखाऊंगा जहाँ एक माँ ने अपने बच्चे का बलिदान दिया था। सो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ यहीं का। 16वीं शताब्दी के मध्य का यहाँ सेकंड लास्ट रूलर थे उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य। कहते हैं कि वो प्रॉपर योग्य नहीं होने की वजह से उनका दासी पुत्र बनवीर यहाँ आया। इसी महल में यहाँ के राणा की हत्या कर दी। जब उसने ये कहा अगर मैं इसके छोटे भाई को मार दूंगा तो यहाँ का राणा बन जाऊंगा। यह बात जब दात्री पन्नादाय को पता चली तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, उदय सिंह को कुंभलगढ़ फोर्ट भेज दिया। शायद आपने देखा हो कुंभलगढ़ फोर्ट। सेकंड डे उन्होंने अपने ही स्वयं के बच्चे चंदन को जितनी सुगंधित चीजें होती सभी का लेप करके उसे मिलाया। चंदन, गुलाल, अबीर, तुलसी, उसे राजकुमार के कपड़े पहनाए। तो आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा खुशी से मचल उठा। लेकिन दिन भर खेलने की वजह से जब शाम को सोने की जिद की तो ये वही रूम है जहाँ उसे सुला दिया। इस रूम के अंदर जी। अब देखिए जो आप आ रहे हैं ये वही रास्ता है। गोधुली वेला जिसे सनसाइट कहते हैं। बनवीर यहाँ पहुंचा और पूछा पन्नादाय से कहाँ है उदय सिंह। तो एक माँ ने अपने चेहरे को घूंघट में छिपाए अपने ही बच्चे की तरफ इशारा किया जहाँ उसी की आंखों के सामने उसके कलेजे के 2 टुकड़े कर दिए गए। वह एक ऐसा महान बलिदान था जिसे आज भी याद किया जाता है स्वामी भक्ति के नाम से। चंदन का बलिदान, दात्री पन्नादाय का बलिदान, वो यहाँ देखने के लिए मिलता है। फिर वो जो बच्चा था जो कुंभलगढ़ भेजा गया वो 4 साल बाद उदय सिंह जी यहाँ पहुंचे। अब इसमें कॉन्ट्रोवर्सी क्या रही कि यार ये उदय सिंह है या उन्हीं का बेटा। तो उनके ननियाल वालों बूंदी को बुलाया और पूछा ये कौन है। तो ये तो हमारा उदा है। तब पता चला कि ये वही उदय सिंह जी हैं। बहुत खूबसूरत महल था, बड़ी बड़ी छतें थी। यहाँ लकड़ी के गडर लगे हुए थे जो आज लोहे के लगते हैं मकानों में। अच्छा, वो जो आपने लेडीज का नाम बताया जिन्होंने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, पन्नादाय। दात्री पन्नादाय अगर ऐसा ना करती तो फिर उदय सिंह नहीं होता, वंश खत्म हो जाता, महाराणा प्रताप सिंह नहीं आते, इतिहास ही कुछ हो रहा था, नाम रोशन नहीं होता, इतिहास ही कुछ हो रहा था, बिल्कुल अलग हो जाता अगर वो बलिदान नहीं देते अपने बच्चे का। कहते हैं ना जो लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। क्वींस पर्दा प्रथा यूज करती थी। तो इस 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में जाने का मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। और महल इतना बड़ा था आधे किलोमीटर से भी आगे तक। तो इसे टनल दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ की। ये 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में जाने का रास्ता था और महल इतना बड़ा था। जस्ट आगे निकलते ही आपको एक मैं होली वाटर फाउंटेन दिखाऊंगा जहाँ 1100 ईयर से वाटरफॉल बह रहा है। तो वहाँ क्वींस एंड उनकी मदर इन लॉ दोनों स्नान करके पूजा करके पुनः इसी रास्ते से यहाँ आती थी। कुछ कंट्रोवर्सी दे रखी है इतिहास में कि पद्मिनी ने यहाँ जोर किया था। लेकिन अगर आप देखते हैं साइंटिफिक रीजन कि इसमें जोर नहीं हो सकता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो वहाँ आग नहीं लगेगी और न रानी अपनी प्रजा से हटके जौहर कर सकती। तो जौहर करने का एक कमिटेड ग्रुप है होता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये जो है जगह जो आप कुंड बना रहे हैं जिसका गोमुख ताल नाम है, जी जी, गोमुख ताल कहते हैं, ये वहीं तक जाता है। ये वहां तक जाता तो है। यहाँ से हो सकता है पद्मिनी जी नहा के तो शायद आती हो, सभी क्वींस आती सभी कोई है ना जी। हाँ, जोहर का मैटर तो वो तो ओपन में, जोहर तो ओपन में हो सकता है। 1956 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किसी व्यक्ति के साथ घटनाएं घटित ना हो जाए तो इसे आगे से क्लोज कर दिया। यहाँ जाके देखा जा सकता था, लेकिन दुश्मन को मिसगाइड करने के लिए सीढ़ी लेफ्ट और राइट में दे रखी है, फ्रंट में न दे रखी। तो कुछ समय पहले कोई माताजी गिरने की वजह से अभी इसे टेम्परेरी आर्कियोलॉजी ने क्लोज कर दिया। इंटरनल जितने भी रास्ते होते थे वो भूल भुलैया की तरह बनाए जाते थे। आज आप हम जिस प्रकार छोटे से भंडार में अनाज रखते हैं, तो यहाँ रॉयल सोसाइटी का अनाज का एक भंडार देखिए, वो अन्नपूर्णा की मूर्ति है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगी। इस प्रकार वो अनाज का भंडार रखा करते थे। ये पूरा अनाज भंडार है जी। आर्कियोलॉजी ने हर जगह एक्सकैवेशन के लिए प्रोहिबिटेड कर रखा है, केवल इसे ही ओपन किया था। बाकी हर जगह 5 स्टोरी बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगी आपको। आपात स्थिति में अगर कोई दुश्मन आ जाए तो दुश्मन को मिसगाइड करने के लिए 2 प्रकार की सीढ़ियां रखा करते थे। एक सीढ़ी ये फ्रंट में है और एक इसी रूम के अंदर से है ऊपर, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आइए।
एक यहाँ से आ रही है सीढ़ी। तो एक सीढ़ी ये है, देखो कितना ऐसे रास्ता, एक वो वाली सीढ़ी है जो दिखाई, एक सीढ़ी ये है, दो रास्ते हैं कंफ्यूज करने के लिए दुश्मन सेना को। सो मीराबाई जब शादी करके आई तो यही उनका रहने के लिए निवास रत था। ये वाला कहते हैं जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन्हें सती के लिए काफ़ी प्रेशर डाला गया कि आपको सती होना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे हस्बैंड नहीं है, मैंने तो सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से शादी की थी, सच पूछा जाए तो मेरा हस्बैंड तो श्री कृष्णा है। तो उन्होंने कहा कि आप साबित करो, तो मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां जहर दिया वो अमृत बन गया था, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। अब इतिहास में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कहते हैं कि जब नेहरू जी यहाँ आए तो जल्दी से किसी ने एक चद्दर सा मीरा का लगा के वो मंदिर बना दिया, लेकिन उनका प्रमुख मंदिर इसी महल के अटैच में आपको दिखाता हूँ, जिसे बोलते हैं गड़िया देवरा। जस्ट मंदिर के पास में मीराबाई पूजा किया करते थे अपने इष्ट गिरधर गोपाल श्री कृष्णा की, अपने महल के पास में, अपने महल के ही पास में। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये बोलते हैं गड़िया देवरा। ये है प्रॉपर जहां मीराबाई, आप जूम करके देख सकते हैं, गड़िया देवरा। ये तो मीराबाई जी का मंदिर है, ये रियल मंदिर है। हाँ, जमीन के अंदर भी गड़ा हुआ थोड़ा ये। हाँ, तो जहाँ हम खड़े हैं ये महल का हिस्सा है, ये महल का ही हिस्सा है सर, ये बराबर में मंदिर है, पास में है, सीढ़ियां उतर के वहीं वर्शिप होती थी। हो सकता है पॉसिबल कि मीराबाई यहीं पे करते हैं। लेकिन अभी जो मंदिर दिखाते हैं उसका क्या मैटर है सर? वो नेहरू जी आए तो उनके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। लोहा कुटन बोलते हैं इसको, कभी जंग नहीं लगा इतने सालों से, लगभग 450-500 साल हमें इससे देखते देखते आर्कियोलॉजी को हो गए। आर्कियोलॉजी ने इसकी डेट भी निकाली हुई कार्बन डेटा के हिसाब से कितना पुराना है। राणा लोग अपनी आंखों के सामने उनके असिस्टेंट बैठा करते थे और कई तरह की धातुएं मिलाकर उनके लिए तलवारें तैयार करते थे। महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है कि वो 2 तलवारों के धनी थे। उनकी एक खूबी थी, वो दुश्मनों पे कभी निहत्थे वार नहीं करते थे। सपोज अगर युद्ध में लड़ना है तो एक तलवार उन्हें देते थे, फिर दूसरी तलवार से वो लड़ा करते थे। वो तलवारें यहाँ बना करती थी उनकी आंखों के सामने। ये तो रुका हुआ है ना? हाँ, ये रुका हुआ सर। यहाँ पर तलवारें पीटी जाती थी, पतली की जाती थी, पतली की जाती थी, धार लगाई जाती थी उनके ऊपर, सब कुछ था। यहाँ पर लोहार काम करते थे उस टाइम के, जो गाड़िया लोहार, गाड़िया लोहार के लिए एक और विशेषता है, वो पैसों से कभी पीछे नहीं रहे। हाँ। जब नेहरू जी यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों जीवन यापन कर रहे हैं गरीबी की तरह? तो उनमें से कोई स्वाभिमानी व्यक्ति ने कहा कि हम गरीब नहीं हैं। उनकी जो बैलगाड़ियाँ होती है उसके अंदर जो किल लगाते हैं उसको बोलते हैं मैक, उसके ऊपर वो डंबर भी लगा देते हैं। वो डंबर को हटाया, मैक को निकाला और उन्होंने बोला ये मेरे सोने की किलियाँ इस गाड़ी में लगी हुई है, हम तो महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा के अनुसार रह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे दादा परदादा की भूमि है, मैं इसे आज़ाद नहीं करा लेता तब तक मैं महलों में नहीं रहूँगा, सोने चांदी के बर्तन यूज नहीं करूँगा, इवन घास की रोटी मीन्स वो सामा बोलते उसकी रोटी खा लूँगा, गुलामी कतई स्वीकार नहीं करूँगा, पानी पीने के लिए कभी रस्सी यूज नहीं करूँगा। और पूरा मेवाड़ जीत लिया। अनफॉर्चुनेटली ये कोर्ट और एक मांडलगढ़ कोटाबंदी रोड पे है, 2 नहीं जीत पाए और बीमार होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसका अफसोस अकबर को भी था। उसने तजुकी अकबरी नामा में लिखवाया कि हिंदुस्तान में एक ही शेर था जो मुझे चैलेंज किया करता था, मुझे से लोहा लिया करता था, बाकी जो व्यक्ति हैं ये मैं जीने चाहूँ तब मैं सरेंडर कर देता। वो चीज उच्च पद महाराणा प्रताप जी के लिए गई थी ना अकबर। हाँ, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप जी का कभी सामना नहीं हुआ, फेस टू फेस फाइट नहीं हुई थी। इसका रीजन सामना भी नहीं हुआ कभी, मैंने सुना ना। इसका रीजन बताते हैं। अकबर तो यहाँ स्पेशल सेना लेके आया तो वहाँ पे भी जा सकता था, लेकिन एक दिवेर का युद्ध जो शायद इतिहास में नहीं दिया हो, महाराणा प्रताप की हाइट के लिए बताते हैं कि ये इनके वंशजों में सबसे छोटे कद के थे, 7.5। तो दादा इनके परदादा बहुत बड़े थे, लेकिन इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। तो इससे भी 3 इंच लंबा था अकबर का सेनाध्यक्ष बहलोल खान जी। तो महाराणा प्रताप ने उसकी तलवार उठ भी नहीं पाई थी और उन्होंने अपनी तलवार से उसके सिर से लेकर घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए और 4 अंगल तलवार जमीन में चली गई। इस भयावह दृश्य को देखते ही, महाराणा प्रताप की शक्ति का बखान सुनते ही शायद लगता अकबर ने कभी फेस टू फेस फाइट नहीं की। यहाँ के व्यक्ति की यही अनुभूति है। फोर्ट की वीरता के इतिहास से मैं ही नहीं, टूरिस्ट ही नहीं, काफ़ी ऐसे भी डायरेक्टर रहे हैं जो इससे बहुत ही अट्रैक्ट रहे हैं। जैसे संजय लीला बंसाली ने इसी पद्मावती के इतिहास के ऊपर एक फिल्म भी बना दी थी। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे डायरेक्टर, जैसे ये जवानी दीवानी की शूटिंग यहाँ हुई थी, एक और थी प्रेम रतन धन पाई की, उसकी शूटिंग यहाँ थी। ये पूरा शहर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ही शहर 2 रिवर से डिवाइड है। इसको डिवाइड करने में इन नदियाँ का नाम है गंभीर। बारिश में फ्लड आने की आशंका रहती है, इसका नाम ही गंभीर रखा गया, जो मध्य प्रदेश से आती है। कुछ पब्लिक को जब यहाँ बसाया तो इससे भी दीवारों से
सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया था। ये गेट है यहाँ पे दहली गेट कहते हैं, ये रास्ता जाता है दहली की तरफ। एक पावटा चौक है, एक गोल पेव और एक ओसड़ी दरवाजा। ओसड़ी दरवाजे को रावण दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण दिशा है तो श्रीलंका के नाम से वो रावण दरवाजा कहा जाता है। लेकिन अब पब्लिक फैलती गई, पूरा शहर इधर ही बस गया तो इसे ही फ्रंट, इसे ही रेयर बोलते हैं। इतिहास में भी काफ़ी बहुचर्चित है। अकबर ने इस फोर्ट को जीतने के लिए काफ़ी मशक्कत की थी। बारूदों से दीवारों को लगाया गया था, एक जगह तो उड़ गई थी दीवार। ये जो गेट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं भेरू पोल। भेरू दास जी ने अपने लगभग 400-500 सैनिकों सहित यह मोर्चा संभाल रखा था। इस दीवार पे 120 मन बारूद लगाया, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होने की वजह से कई सौ शत्रु सेना के व्यक्ति जब पास में आके देखने लगे और जब वो अचानक ब्लास्ट हुआ तो आप देख पाएंगे कि ये दीवार कितनी क्षतिग्रस्त हुई। आप जूम करके देखेंगे तो वाइट जो पत्थर नए दिखाई दे रहे हैं वो रिपेयरिंग के बाद के हैं। ये गेट ही नया बना तो अत्यधिक व्यक्ति इसे नया गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं नई पोल। इसका नाम है भेरू पोल भी। भेरू दास जी यहाँ मोर्चा संभाल रखे थे। तो काफी बड़ा हिस्सा टूट गया था। ये वाइट पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो नए हैं ना सब जी, जिनमें वाइट शेडो दिखाई दे रही है। जी जी जी। काफी बड़ा हिस्सा टूट गया था। लगभग आप जमीन के लेवल से 580 फीट की हाइट पे हैं। यहाँ पानी का हार्वेस्टिंग सिस्टम देखा जा सकता है कि ये अभी गंदा आपको दिखाई दे रहा होगा। जब बारिश गिरती तो एकदम प्योर कांच की तरह पानी हो जाता। इस आधे किलोमीटर के अंदर यही एक ऐसा सोर्स है जो पानी कभी खत्म नहीं होता। इसका लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, लेकिन आज दिन तक किसी ने पता नहीं लगाया ये पानी किस वाटर पॉइंट से यहाँ आ रहा है। ये जनाना पार्ट में सभी को सप्लाई होता था। देखिए आपको दोनों तरफ सीढ़ियाँ दिखाई देगी, लेफ्ट और राइट में। स्पेशल जो रिलेटिव्स होते थे महाराणाओं के वो अंदर से जाया करते थे और बाहर किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए उनके लिए अलग से सीढ़ी थी। मंत्रिमंडल के सदस्यों से यहाँ से मिला जा सकता था। तो मैं आपको यहाँ से ले जाके उन्हें आपसे रूबरू कराता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं था, स्पेशल यहाँ खंबे लगे हुए थे, सभी व्यक्ति के लिए सपोर्ट था। यहाँ पे सपोर्ट होगी ना, नहीं तो जी सर, तो क्रैक होने का डर होगा पत्थर। हाँ अभी तो थोड़ा सा मिल के जाएंगे। यहाँ आपको ऐसा होके आना पड़ेगा, हालांकि आप आ सकते हैं। इसे कहते हैं बड़ी पोल। कहते हैं किसी समय सोने के गेट थे तो अकबर बादशाह ने ये कहते हुए अपने साथ ले जाया गया कि मैं यादगिरी के तौर पे ले जा रहा हूँ, लेकिन लोकल यहाँ के व्यक्ति कहते हैं तो वो तो ये लूट के ले गया, जिससे यहाँ से शायद फतेहपुर सिकरी गेट में देखा जा सकता है। उसके बाद फिर चांदी के गेट थे। तो टर्म्स ऑफ कंडीशन के तहत वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन औरंगजेब ने विशाल सेना भेजी और उनके सिपा चलार यहाँ से वो चांदी वाले गेट ले गए। अच्छा, इसी गेट को कहते हैं क्या? वो फतेहपुर सिकरी। लेकिन फतेहपुर सिकरी तो बहुत ऊंचा गेट है, बहुत ऊंचा फिट ही नहीं आएगा। ये तो नया टूट गया, इनका गेट बड़ा था। ये वो चौड़ा भी है बहुत है ना, वो देखा है ना। 1905 में पूरा नया बना दिया ये। अच्छा, बहुत बड़ा था इसका। नासिक होता है घर में आज भी नासिक, तो नासिक में गेट से गेट सीधा मिलाते तो इस बड़ी पोल से लेकर वो सेकंड गेट देख सकते हैं इस महल का। जो तो ठीक है, किसी समय कोई नेता आए और ये रोड है बना दी तब आज ऑटो भी चल रहे हैं। बाकी अन्य फोर्ट में न तो घोड़ा जाता है न गाड़ी जाती है, पैदल आपको विजिट करना पड़ता है। तो यही एक सिंगल फोर्ट है जहाँ हर मोनूमेंट के बाहर गाड़ी जा रही है और आपको आसानी से घूम फिर के आ रहे हैं। टोटल कितने किलोमीटर में है वो? 700 एकड़ में फैला हुआ है। 700 एकड़ में 13 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हमने आधे से ज्यादा किला घूम लिया, 75% जो है हमने फोर्ट को घूम लिया। अब हम आगे जा रहे हैं गाड़ी लेके। ये हमारे जो गाइड थे वो अपनी गाड़ी लेके आए। एक बहुत बड़ी किंवदंती है या ये मान्यता है कि आदमी 4 धाम यात्रा करने के बाद भी इस किले पे आता तब उसकी यात्राएं पूरी होती है। वो जो पिलर्स आप दिखाई दे रहे हैं अपर साइड में जितने वाटर पॉइंट्स उसका पानी इंटरनली आ रहा था। मैंने आपको किला लगभग 1200-1300 साल पुराना बताया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं 5000 साल पुराना है। पांडवों के समय का बना हुआ है। जब अज्ञातवास में यहाँ आए थे तभी से ये बना हुआ है। एक ऋषि थे निर्भयनाथ, उनकी जगह है ये तपस्या करने के लिए। ठौर बोलते हैं जगह को। उनकी पत्नी थी यति कोकड़ेश्वर, जिसका इतिहास भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए किंवदंती प्रचलित है कि झरना जरे गौमुख भरे निर्भयनाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया। और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया। मतलब इनके सामने, पद्मावती के सामने, इनके सामने कोई भी सब फीका है। इनको टॉप पर रखा गया है सबको। ये कभी वाटर लेवल खत्म नहीं हुआ है। इसी से इस जितने गार्डन आपने देखे उसका मेंटेन किया जाता है। वाटर पंप यहाँ लगा हुआ है, इसका बॉटम कभी नहीं आया। यहाँ इंजीनियर के लिए रिसर्च करने लायक है कि बहते हुए पानी को कैसे रोका गया। इतनी चौड़ी दीवार आपको दिखाई दे रही सर, ये पानी 24 आवर्स बहता रहता है। आज भी नीचे झरने के रूप में बह रहा है। उस समय तो दीवार नहीं थी तो भी ज्यादा बह रहा था, तो ये दीवार उस समय खड़ी की गई थी।
आज डैम वगैरह बनाना तो पानी रोक के बना दिया जाता है, लेकिन ये उस समय की इंजीनियरिंग है। तो इसे गोमुख ताल बोलते हैं, गोमुख कुंड बोलते हैं। गोमुख कुंड। तो मतलब कि रिसर्च का हिस्सा इसलिए है ये कि जब ये पानी होगा, जब ये बनाया गया होगा पानी, तो तब भी होगा, तब भी था। तब भी होगा, हम्म। और पानी अच्छी खासी मात्रा में बहता होगा। हाँ। लेकिन उस टाइम पे दीवार रोकने के लिए किस तरह से बनाई गई, इस चीज पर रिसर्च है। अब ये रिसर्च, ये जो इंजीनियर होते हैं ये बता सकते हैं कि क्या डाला गया होगा, क्या चूना डाला गया होगा, तो पानी को कैसे रोका होगा, या वो आज भी पार नहीं निकलता है पानी, चूता नहीं है। जब वाटर आउटफ्लो होगा तो इन दीवारों से बहुत सारे खड्डे हैं, और एक वहाँ खड्डा है तो वो निकलता रहता है, बाकी तो ज़्यादा आउटफ्लो होने की वजह से ब्लास्ट होने की आशंकाएं रहती है। तो पास में जैन टेम्पल है, रानियों के साथ फाइनेंस मिनिस्टर की पत्नी आती तो वो यहाँ दर्शन करती थी, स्नान यहाँ करती थी। बहू सास दोनों आती थी, तो इसे सास बहू का कुंड भी कहते हैं। प्रॉपरली इसका नाम है गौमुख कुंड। 1100 साल पहले बहते हुए पानी के सामने किसी व्यक्ति ने पत्थर के ऊपर गाय का माउथ बनाया और वहां लगा दिया, तभी से गौमुख कुंड कहलाता है। आज भी लगा हुआ है। आज भी गौमुख कुंड है, लगा हुआ है।